हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जय गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 6 में कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या सिमिलरिटीज और क्या क्या डिफरेंस है, हम एक एक के बारे में जानते हैं। तो मैंने एक साइड में मैंने क्या लिखा, चार्ज लिख दिया। इधर चार्ज है, इधर क्या है, मास है। पहला नंबर, इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। Charge have only magnitude but no direction, so it is a scalar quantity, and mass is also scalar quantity. सेकेंड नंबर देखता हूं, चार्ज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो इसमें कैसी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो चार्ज में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होगी, मास में मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगी। थर्ड नंबर की बात करते हैं, चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने पढ़ाया था, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जब ऑब्जेक्ट क्या करता था कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता था तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता था, गेन करता था तो नेगेटिव आता था, और ओवरऑल जो ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता था, यानी जीरो होता था। और मास इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। जो मास है वो क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। मास ना तो जीरो होता है और न ही नेगेटिव होता है। मास इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। मास इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर। तो इनके भी जो फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इनके भी जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो जो इनके बीच फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स follow the inverse square law. Electrostatic force follow the inverse square law, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर। और इसमें देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, also follow the inverse स्क्वायर लॉ। जब हम यहाँ कूलॉम्स लॉ पढ़ाएंगे तब आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स 11th में पढ़ चुके हैं, अब ये कैसे फॉलो करता है वो आप जानते हैं। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स may be attractive or repulsive. It depend on charge, like or unlike.
मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा? चार्ज। लाइक होगा तो कैसा होगा बताइए? रिपल्सिव होगा, और लाइक होगा तो अट्रैक्टिव होगा। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव, यानी gravitational is a only attractive force। ये केवल कैसा फोर्स? अट्रैक्टिव होता है, इसमें रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है, याद रहे। 6 नंबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। Electrostatic force is stronger than gravitational force। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है? इक्वल होता है, यानी Fe इज ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन Fg। जब कूलॉम्स लॉ हम पढ़ाएंगे वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाएंगे हम। ये लगभग 10⁻43 ऑर्डर क्या होता है? इससे ग्रेटर होता है, तो वहां हम दिखाएंगे कितना आता है, वहां बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं। तो यहाँ तक आप देख लीजिए, इसको मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि नीचे अब दिखेगा नहीं आप लोगों को। हटा दूँ? 6 नंबर तो हो गया, अब 7वां नंबर देखता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू different charges may be cancelled out बट मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा डिफरेंट चार्जों पर उसे कैंसल आउट कर सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट बॉडी नेवर कैंसल्ड आउट। ग्रेविटेशनल फोर्स टू डिफरेंट बॉडी में कभी कैंसिल नहीं करता है, ये प्रॉपर्टी जानते रहिए। 8 नंबर की बात करता हूं। अब जो बात करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस होंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बात करता हूं। द वैल्यू ऑफ चार्ज इज value of charge does not depend on speed of charge। तो ये देखिए गौर से सुनिएगा, द वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ द चार्ज, यानी चार्ज की जो वैल्यू होगी चार्ज के स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। यानी चार्ज को चाहे जितनी तेजी से मूव करवाइए, एक स्थान से दूसरे स्थान में चेंज करिए, लेकिन उसकी वैल्यू में चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक ना। लेकिन यहां देखिए द वैल्यू ऑफ मास इज डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ मास नहीं चाहे बॉडी का, क्योंकि बॉडी चलेगी तो उसमें मास होगा। यानी मास की जो वैल्यू होगी वो क्या करेगा? मास यानी बॉडी के स्पीड पर वो डिपेंड करेगा। तो
जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स था उसमें क्या करते थे कि जो उसका मास था वेलोसिटी के साथ क्या करता था, वेरी नहीं करता था। ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स में देखा। लेकिन आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था उन्होंने देखा वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी हो रहा है, यानी वेलोसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी, तो मास में वेरिएशन हो रहा था, या तो बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा। यहाँ अमूमन तो बढ़ ही रहा था। तो क्योंकि वो ऑब्जेक्ट क्या थे, ये जो मास है ये मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का होगा। चार्ज जब क्या करेगा, ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन ये क्या फंडामेंटल पार्टिकल है, ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, यानी ये क्वांटम पार्टिकल है जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स को फॉलो नहीं करता, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को क्या करता, फॉलो करता है। तो आइंस्टीन ने एक फार्मूला दिया, वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी इज m will be equals to m naught by root में 1 minus v square by c। ये क्या है, रेस्ट मास होता है। ये क्या करता है, जो मास वेरी करके मिलता है वो होता है। ठीक, तो चलिए देखिए। तो ज्यादा ना समझा कि मैं ऐसे समझाऊंगा। अगर मैं कहूं, अगर इलेक्ट्रॉन यानी पार्टिकल की जो वेलोसिटी अगर लगभग कितने हो जाए, 6 इक्वल हो जाए, तो चलिए देखिए मैं यहाँ रख दूंगा। अगर मैं कहूँ m नॉट बाई रूट में 1 माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कट जाएगा, m विल बी इक्वल टू m नॉट 1 माइनस 1 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, m विल बी इक्वल टू समथिंग बाई 0 व्हाट विल बी व्हाट, जी इन्फिनिटी। यानी आपने देखा जब पार्टिकल की वेलोसिटी इन c के स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जा रही थी, मास वेरी करके कितना पहुंच जा रहा था, इनफाइनाइट टू विच इज इम्पॉसिबल फॉर दैट। ये इम्पॉसिबल सा लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो ही नहीं सकती। तो उसके पास ही कुछ वेलोसिटीज हैं, जैसे लाइक एज बोसान में सान म्यूऑन्स पार्टिकल है जो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास है लेकिन इसके इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब आपने देखा, यानी इसकी वेलोसिटी बढ़ाते बढ़ाते सी के इक्वल कर दिया तो मास बढ़ता बढ़ता इन्फिनिटी हो गया। इसका मतलब आपने इसका क्लू क्या मिला है बताइए। यानी इसका मतलब क्या है, अगर मैं वेलोसिटी को मैं क्या करूँगा, इंक्रीज करूँगा, तो हमारा मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो देखा, लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था बच्चों। जब आप बड़े हो जाएंगे ना, तो ये क्या करते हैं, न्यूटोनियन यानी क्लासिकल मैकेनिक्स छोड़ के जब रिलेटिविस्टिक में आएंगे सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ेंगे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये मास वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, तो डोंट नो फॉर दैट, वो सब आगे की चीज़ें हैं, तो मैं टाइम नहीं लूँगा ज़्यादा यहाँ पे। चलिए, ये बात हो गई। नेक्स्ट देखता हूँ, the charge is associated with mass, associated with mass, but the mass is not associated with charge, with charge। यानी चार्ज मास के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन मास चार्ज के साथ नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया, अगर हमारा जो चार्ज है अगर पॉजिटिव है, इसका मास क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट करेगा। तो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, अगर कोई बॉडी था, अगर इस पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव इस पर नहीं, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन आ रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है। कैसा जा रहा है, मास लेकर जा रहा है, मास लेकर जा रहा है। यहाँ मास की डिक्रीमेंट हो जाएगी, यानी मास क्या कर जाएगा बताइए, डिक्रीज कर जाएगा। देखिए चला जा रहा है। लेकिन जब नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो वो क्या करेगा बताइए, चार्ज लेकर आ रहा है, यानी मास क्या कर रहा है, बढ़ जा रहा है। आपने देखा, मास बढ़ जा रहा है। तो बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट नंबर देखो, 10 नंबर। अच्छा, द ट्रांसफर ऑफ चार्ज विथ मास is not possible
but the transfer of charge with mass is possible, but the transfer of mass with charge is not possible. तो आपने देखा जो चार्ज है मास के साथ क्या है, पॉसिबल है। आपको अभी मैंने बताया था एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन की मास भी होती है 9.1 × 10⁻³ वो लेकर जाएगा, लेकिन मास चार्ज के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केवल मास है तो जरूरी नहीं कि उस पर चार्ज ही हो, उस पर चार्ज नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट नंबर की बात करता हूँ। 10 हो गए। तो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैं दिखाता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं लास्ट में बताया क्योंकि मुझे भी बहुत मजा आता है। 11 नंबर, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। मैंने आपको बताया था चार्ज या तो 0 होगा या तो कांस्टेंट होगा किसी ऑब्जेक्ट पर। जो नेट चार्ज होगा वो या तो 0 हो गया तो कांस्टेंट हो। इसको मैंने क्या किया, पीछे वाले वीडियोस में मैंने क्या किया, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। 3 टाइप्स से मैंने एक्सप्लेन किया था, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिहिलेशन एंड न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैंने दिखाया था। तो इसमें मास इज also conserved, but it not true always। तो आप कंफ्यूजन मत आइए, कभी कोई कुछ किताबों में लिखा होता है कि मास इज नॉट कंजर्व। मास कंजर्व क्योंकि मास की डिफिनेशन ही हम जानते हैं, क्या कहते हैं मास क्या, व्हाट इज द मास? मास इज क्वांटिटी विच इज प्रेजेंट इन द मैटर, इट कैन नॉट बी 0। अगर इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए फिर भी ये चेंज नहीं होता है, तो वहाँ मैं क्या कहते हैं कंजर्व कर लेता हूँ। लेकिन कभी कभी आपने देखा E will be equals to mc², एनर्जी मास रिलेशन आइंस्टीन का फार्मूला, तो मास एनर्जी में बदलता है, इसीलिए कहते हैं बट इट नॉट ट्रू ऑलवेज, ये हमेशा सत्य नहीं होता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट नंबर की बात करता हूँ, नेक्स्ट एंड लास्ट की बात करता हूँ। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड स्ट्रिक्टली। ये स्ट्रिक्टली क्या होता है, कंजर्व होता है चार्ज। बट ये बताइए, मास कैन बी क्वांटाइज्ड। मास कैन बी quantized, but its value at not known। मास क्वांटाइज होता है फिर भी इसकी वैल्यू हमको पता नहीं होती है, पता नहीं चल पाता है, इसलिए ये क्वांटाइज हो सकता है लेकिन इसकी वैल्यू फिर भी पता नहीं चल पाती है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में कंपैरिजन देखा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। क्या करूं, वीडियोस लंबा हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी तो देने थे हमें। ठीक है, तो यदि आप लोगों को ना समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए और अपने क्वेश्चन का जवाब पूछिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियोस। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक चार्जिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, उसमें हम डिफरेंट एग्जांपल बताएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।